गुड इवनिंग टू एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप लोग? चलो चलो चलो, नहीं मत कुछ मत बताना कैसे हो। अभी शुरू करते हैं ना। लास्ट क्लास में थैलोफाइटा के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने बात की थी भाई क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने उसके अंदर देखा था कि भाई किस तरह से हमारे पास में मोनेरा होता है, किस तरह से हमारे पास में प्रोटेस्टा होता है, किस तरह से हमारे पास में प्लांटी होता है, फिर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई होता है, प्लांटी होता है, फिर उसके बाद में एनिमिलिया होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है आप लोगों का प्लांटी के अंदर, है ना, मतलब प्लांट्स के अंदर। अब हम प्लांट्स की बात करते तो प्लांट्स में हम लोगों ने बोला कि हमारे पास में कितने टाइप का जो है वो क्लासिफिकेशन था। ये मैंने कल भी पढ़ाया था कि सेलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है। तो हमारे पास में कितने टाइप का है बेटा? 5 प्रकार का हमारे पास में क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। साउंड स्लो है, हाउ कैन दिस पॉसिबल? साउंड ठीक है बेटा? आवाज आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि भाई हमारे पास में थैलोफाइटा। अब मैं थैलोफाइटा को कल भी दिखा रही थी कि भाई थैलोफाइटा होता कैसा है। तो थैलोफाइटा जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। किस तरीके का दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें ना जड़ का पता, ना पत्ती का पता, ना तने का पता, कुछ नहीं पता, है ना। कुछ ऐसे से भी होते हैं जिसमें अब समझ नहीं आ रहा, अब इसमें जड़ कहाँ देखेंगे, इसमें पत्ती कहाँ देखेंगे और इसमें वो कहाँ देखेंगे। तो अब थैलोफाइटा के अंदर क्या क्या है ये समझो। थैलोफाइटा जो होता है ना वो बेसिकली क्या है? थैलोफाइटा जो होता है वो बेसिकली कुछ डिफरेंट सा है। अब इसके अंदर बोला है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, इसका बॉडी ना थैलस जैसा दिखता है ना, तो इसलिए उसका नाम पड़ा थैलोफाइटा। अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रकार की बॉडी होती है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होती है इस थैलोफाइटा की, है ना। और इसके अंदर थैलस पाया जाता है, इसके अंदर थैलस है ना। तो बोला है कि बॉडी इज अ थैलस, दे मे बी जो है फिलामेंटनस, ठीक है। तो यहाँ पे फिलामेंट होंगे या फिर जो है ब्रांच भी होंगे या अनब्रांच्ड होंगे, बहुत ही आसान सा रहता है। अब मैंने यहाँ पर बोला कि हमारे पास में जो है वो शैवाल जो होता है ना, तो शैवाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा। ये भी मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को कि शैवाल जो होता है वो थैलोफाइटा के एग्जाम्पल होता है ना। अब जो शैवाल है यानी कि जिसकी मैं बात कर रही हूँ एल्गी की, तो आपके पास में अगर मैं एल्गी की बात करती हूँ तो एल्गी आर फर्दर 3 टाइप। अब एल्गी हमारे पास में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होती है जिसे हरी शैवाल कहते हैं, एक होती है जिसे हम भूरी शैवाल कहते हैं, और एक होती है जिसे हम लोग जो है लाल शैवाल कहते हैं, है ना। साथ में थोड़ा सा लिखते चलना। हरी शैवाल जो होती है इसको हम लोग जो है वो क्लोरोफाइसी, क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्लोरोफाइसी के नाम से जानते हैं। भूरी शैवाल को हम लोग फियोफाइसी के नाम से जानते हैं। भूरी को हम लोग फियोफाइसी के नाम से जानते हैं, और जो लाल होती है उसे हम रोडोफाइसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रोडोफाइसी के नाम से हम लोग इसे जान रहे होते हैं। तो रोड आर वाला रोडो आया ना, तो वो रेड से याद रखना। क्लोरो का तो हमेशा पता है कि ग्रीन ही होता है, और एक ब्राउन वाला फियो से याद रख लेना बस। ठीक है, इतना सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि भाई हरे, लाल और भूरे रंग की होती है। एग्जाम्पल देखना, अब आपसे ये पूछा जाएगा, एग्जामिनर ये पूछेगा भैया वॉल्वॉक्स किसका एग्जाम्पल है, तो आपको आंसर करना होगा कि वॉल्वॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी कैन से थैलोफाइटा। फ्यूकस भी किसके अंदर आएगा? थैलोफाइटा के अंदर आएगा। स्पायरोगायरा शैवाल होती है, और शैवाल वॉल्वॉक्स शैवाल है, फ्यूगस शैवाल है, स्पायरोगायरा शैवाल होती है ना। या फिर कारा, ठीक है, तो कारा भी जो है, चारा नहीं है ये कारा है, ठीक है। तो कारा भी जो है वो किसका एग्जाम्पल होगा? इसी का ही होगा। पॉलीसिफेलोफिलिया हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, दी ऑल आर एन एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा। गॉट इट? ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये वाली चीज हम लोगों ने किसके लिए बोली भाई? ये वाली चीज हम लोगों ने बोल दी थी थैलोफाइटा के लिए। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में इसको पत्ती मानोगे कि इसको तना मानोगे कि जड़ अंदर है? तो समझ नहीं आ रहा था यार कि जड़ तना पत्ती। अब इस भाई साहब में कौन सी तो जड़ मानोगे, कौन सी तना मानोगे और कौन सी पत्ती मानोगे? पर जो आप लोगों के पास में है ना, तो अब हम लोगों ने बोला कि जो हमारे पास में बेसिकली क्या है, जो हमारे पास में व्हाट वी कैन से ब्रायोफाइटा होते हैं ना, ब्रायोफाइटा ना जड़ जल में रहते हैं ना मतलब ये जो आपके थैलोफाइटा थे, ये हमेशा किसके अंदर रह रहे थे? ये हमेशा नम जगह पर, पानी के आसपास में रहते हैं, है ना। लेकिन जब आप थैलोफाइटा की बात करते हैं तो ये पानी में भी रह सकते हैं, और ये स्पेस पे भी, सर्विस स्पेस नहीं सरफेस पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अब हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं ना उसके अंदर संवहनी ऊतक नहीं है। अब याद करो संवहनी ऊतक मैंने कहाँ पढ़ाए थे? वस्कुलर टिश्यू। जब मैं वस्कुलर टिश्यू पढ़ा रही थी, और वस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा कि जब मैं बात कर रही थी वस्कुलर टिश्यू का, तो वस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा था? जाइलम और फ्लोएम। याद करो, जाइलम और फ्लोएम। और
जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैंने बोला था कि अनडेवलप्ड प्लांट जो है उनके अंदर पाया जाएगा। अनडेवलप्ड प्लांट है, आकाश समझ गया, सुन लिया, मैं बात कर लूंगी मैं, ठीक है। तो अनडेवलप्ड प्लांट जो होते हैं ना उनके अंदर जो है वो बेसिकली क्या नहीं होता, उनके इनके अंदर नहीं पाए जाते जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे डेवलप्ड प्लांट में, जिसमें आता है जिम्नोस्पर्म, उसमें आता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि हल्की हल्की जड़ जैसी पर जड़ नहीं, तना जैसा लेकिन तना नहीं, तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पर आप उन्हें प्रॉपर्ली जो है क्लासिफाइड नहीं कर सकते कि वो क्या है। गॉट इट। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। किसी को अब यहाँ पर बोला कि जल और थल में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें जो है वो बेसिकली कहा गया उभयचर, उभयचर मतलब जो दोनों जगह पर रहते हैं, ये नम जगह पर भी रहते हैं, छायाचार जगह पर भी रहते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल में आता है मॉसेस, तो मॉसेस एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा, हॉर्नवर्ड्स कल भी पढ़ाया था, लीवरवर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे हो गए, और कुछ और भी एग्जाम्पल है जैसे कि मार्केशिया हो गया, जैसे कि जो है फ्यूनेरिया हो गया, और स्फेग्नम, ठीक है। तो ये सब पूछा जा सकता है कि स्फेग्नम किसका एग्जाम्पल है, फ्यूनेरिया किसका एग्जाम्पल है, मार्केशिया किसका एग्जाम्पल है, लीवरवर्ड, वो हॉर्नवर्ड और मॉसेस ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। बिल्कुल स्टेम जैसी ही संरचना हो सकती है पर स्टेम नहीं हो सकता। अब हमने क्या बात की, हमने दो बात की, एक तो हमने बात की थैलोफाइटा, एक हमने बात की ब्रायोफाइटा। अब मैं बात करी हूँ टेरिडोफाइटा की। अब टेरिडोफाइटा में तुमको यहाँ पर जो है वो प्रॉपर जड़, प्रॉपर तना और प्रॉपर पत्ती दिखेगी। तो जितने भी ये जो लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं ना, जितने भी वो प्लांट्स होते हैं जो कि ऑफिस वगैरह के अंदर तुम देखोगे, तो वहां पर जो है वो सिर्फ शो ऑफ के लिए लगाए हुए होते हैं, तो वो वाले सारे प्लांट जो है वो आपके किसके अंदर आते हैं, वो सारे के आपके टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं, जिसमें सिर्फ पत्तियां पत्तियां होती हैं, ना फूल आएगा ना फल आएगा, है ना, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन जब पत्तियां पत्तियां रहेंगी। अब इतना डेवलप हो चुका है हमारा प्लांट की जड़ भी है, तना भी है और पत्ती भी है, इतना तो डेवलप हो गया। तो वो आपका कौन सा है, वो आपका टेरिडोफाइट्स है। तो टेरिडोफाइट के अंदर जड़ तना पत्ती अच्छे से क्लासिफाइड हो चुके हैं, और इनके एग्जाम्पल बस आपको याद, और हाँ, इनके अंदर अब इनके अंदर मैं कहूंगी कि थोड़ा थोड़ा वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हो गया। प्रॉपर तो इनमें भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हम इन्हें कह देते हैं कि इनमें जो है वो वेस्कुलर टिश्यू जो है वो डेवलप हो चुके हैं। वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जड़ तना पत्ती, वो सॉरी जाइलम और फ्लोएम। तो भाई इनके अंदर जो है, क्योंकि पानी वानी का अच्छे से ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आता है हमारे पास में सिलेंजिनेला। तो आपसे पूछा जाता है कि सिलेंजिनेला इज अ टाइप ऑफ, सिलेंजिनेला किसके अंदर आ रहा है, इक्वेस्ट्रम पूछ लिया, टेरिस पूछ लिया, है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपके टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जड़ तना पत्ती तो डेवलप हो गए, अब क्या डेवलप होंगे भाई, अब जड़ तना पत्ती तो डेवलप हो गए, लेकिन अब जो जिम्नोस्पर्म कह रहे हैं, इनको हिंदी में हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, इनको हम लोग अनावर्त बीजी के नाम से जानते हैं। अनावर्त बीजी, अनावर्त यानी कि बीज के ऊपर आवरण नहीं है। अब आप मैंगो खा रहे हो आजकल, तो मैंगो की सीड ये रहा, और मैंगो के ऊपर का जो, इस सीड के ऊपर जो जो लेयरिंग है, जो आवरण है, वो एक्चुअली फ्रूट का आवरण है, समझ रहे हो तुम, है ना। तुम तरबूज खा रहे हो, तो तरबूज के अंदर बीज है, और बीज को किसने छिपा रखा है, बीज को उस तरबूज के फ्रूट ने छिपा रखा है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है अनावर्त बीजी, यानी कि ऐसा बीज जिस पर आवरण नहीं है, जिस पर लेयरिंग नहीं है ना। तो ऐसा बीज जिस पर भैया लेयरिंग नहीं है, तो वो कौन सा होगा, तो ऐसा बीज जिस पर लेयरिंग नहीं है, यानी कि लेयरिंग क्या है, सीड की लेयरिंग कौन है, फ्रूट है। तो भाई फ्रूट नहीं है, ऐसे प्लांट जिस पर सीड तो है लेकिन फ्रूट नहीं है ना, सीड के ऊपर लेयरिंग नहीं है। तो ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये सीड है, ये क्या है, ये सीड है, इन पे लेयरिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो किसका एग्जाम्पल होंगे, वो आपके जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल होंगे। ऐसे प्लांट्स किसका एग्जाम्पल होंगे भाई, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल होंगे। लिखा है कि जिम्नोस्पर्म में जो है वो, अब देखो इसमें बाकी चीजें तो है, तो यानी कि इसके पास वस्क्यूलर टिश्यू तो होंगे, इसके पास वस्क्यूलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम तो अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, लेकिन बीज किसी फल के भीतर नहीं होते। यही तो लिखा है कि सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, है ना। तो इनके पास में क्या नहीं है बेटा, इनके पास में क्या नहीं है, फ्रूट नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात, भाई फ्रूट नहीं है। अब फ्रूट नहीं है तो इनके पास सीड तक तो है, जाइलम फ्लोएम तो होंगे। एग्जाम्पल देख सकते हो, साइकस प्लांट होता है, फाइनस होता है ना, एफेड्रा होता है। तो इनके अंदर जो है वो बेसिकली बीज तो है लेकिन फल नहीं है,
फल नहीं है, तो पाइनस हो गया, साइकस हो गया, तो ये सब आपके जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं आवर्त बीजी की। तुमने जितने भी फल खाए हैं, जितने भी फ्रूट्स खाए हैं, दे ऑल आर एन एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बीजी, यानी कि बीज के ऊपर अब आवरण आ गया। ये सबसे डेवलप्ड होगा। जैसे जानवरों में सबसे डेवलप्ड जानवर मनुष्य है ना, वैसे ही प्लांट्स में सबसे डेवलप्ड प्लांट एंजियोस्पर्म है। वैसे ही प्लांट में सबसे डेवलप्ड जो है ना। अभी तो ये बताओ कि तुम्हें इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ देखिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक सब लोग मैसेज करो कि हाँ जी मैडम, अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे टिपिकल नहीं लग रहा ना? समझ आ रहा है ना? क्लियर है ना? कम-कम, अब कम-कम का तो ऐसा है कि थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये टाइप ऐसा ही है। इसमें क्या होता है, तुम्हें पता है क्यों डर लग रहा है? तुम्हें ये डर लग रहा है, हाय राम! ऐसे तो वो ही याद नहीं होंगे, ऐसे तो एग्ज़ाम्पल ही नहीं याद होंगे, तो इतना लोड मत लो। पहली चीज़ तो एग्ज़ाम में इसकी आने की संभावना बहुत कम है, पहली चीज़ तो, है ना? दूसरी चीज़ कि इनके नामों को इतना कन्फ्यूज़ मत हो, क्योंकि ना ये तुम कितना भी पढ़ लो, तुम भूलोगे। ठीक है? तुम बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। इसकी संभावना एग्ज़ाम में आने की कम है, इसलिए तुम सिर्फ समझ लोगे भैया चीज़ें क्या हैं और किस तरह से हैं। ठीक है ना? आ गई चीज़ समझ में? हाँ, हाँ, नहीं आता, नहीं आता, इतना डीप नहीं आता। इसमें तो आता ही नहीं है इतना, है ना? ठीक है? चलो अब मैं बंद कर रही हूँ, डिसेबल कर रही हूँ, है ना? अनेबल कर रही हूँ। ठीक है? चैट रोक रही हूँ अब मैं। चलो। चलो, तो अब हमने कहा एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में मैडम फल भी होगा, फूल भी होगा, बीज भी होगा, जड़ भी होगा, तना भी होगा, सब होगा। तो हमने बोला कि एंजियोस्पर्म प्रॉपर डेवलप्ड है, सीड बियरिंग वेस्क्युलर प्लांट है, वेल डिफरेंशिएट है, जिसके अंदर सीड ऑफ एंजियोस्पर्म आर द एनक्लोज विद द फ्रूट। यही तो बोल रहे हैं भैया, आवर्त बीज यानी कि बीज फ्रूट से ढका हुआ है ना? क्या लिखा है कि बीज जो है वो फलों के भीतर रहते हैं। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, अलग अलग वेरिएशन है इनके अंदर। वोल्फिया भी इसके अंदर मिलेगा जो सबसे छोटा होता है। तो अब ये याद रख लो कि सबसे छोटा प्लांट कौन सा है? वोल्फिया है। ठीक है? जो बहुत छोटा होता है, 0.1 सेंटीमीटर का होता है बच्चे। और फिर बात करते हैं यूकेलिप्टस, जो कि सबसे बड़ा प्लांट है, 100 मीटर तक का बड़ा होता है, 100 मीटर तक लंबा होता है ना? तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बीजों के अंदर, अब देखो गेहूं है, अब गेहूं को आप तोड़ के दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना? तो जिनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो उनको तो डाइकोटाइलडॉन कहते हैं, है ना? जिनको दो, अब गेहूं है, गेहूं को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, चावल को नहीं कर सकते अब तुम, मक्के को कर सकते, चने को कर सकते हो। तो जिनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे उनको डाई बोल दिया, और जिसको एक पार्ट्स में तोड़ सकते हैं वो मोनो हो गया। तो मोनोकोटाडाइलॉन होता है, और जो है डाई। अब हिंदी इंग्लिश सेम ही रहता है भाई, है ना? तो एक तो हमने बोल दिया यहाँ पर कि जो जो जिसको एक ही पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो तो मोनो जो है वो कोटालाइडॉन हो गया, और जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है उसको हम लोग जो है वो डाई बोल देते हैं, डाई कोटालाइडॉन हो गया। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आम हो गया, गुलाब हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया। अब सब्जियों वाले और फलों वाले दोनों ही जो है वो बेसिकली किसमें आते हैं? वो आप लोगों के एंजियोस्पर्म के अंदर आ जाते हैं, है ना? अब यहाँ पर दो चीजें आती है। अब क्रिप्टोगेम्स के बारे में पूछा जाता है। अब जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला? अब हमने बोला कि दो चीजें आपसे पूछी जाती है, एक तो पूछी जाती है क्रिप्टो गेम्स और एक पूछी जाती है फेनरो गेम्स। अब देखो ऐसा समझो मेरी बात, जो डेवलप्ड होते हैं ना बेटा, जो प्लांट्स डेवलप्ड हैं उनको तो फेनरो गेम्स कहते हैं, है ना? और जो अनडेवलप्ड प्लांट्स हैं उनको क्रिप्टो गेम्स कहते हैं। अब डेवलप्ड प्लांट्स कौन से हैं आपके? डेवलप्ड प्लांट्स है आपके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, दो ही तो है डेवलप्ड प्लांट्स, है ना? जड़ तना पत्ती होना अनडेवलप्डनेस की निशानी है, तो जिसमें फूल नहीं है, जिसमें बीज नहीं है। तो क्रिप्टो गेम्स कौन से होते हैं? नॉन फ्लावरिंग, जिनके अंदर फूल नहीं है ना? और जिनके अंदर बीज नहीं है, तो वही हुए क्रिप्टो गेम्स। तो ये तो हो गया सी। अब मैं कैसे याद करी थी, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, क्योंकि एग्जाम टाइम में 100% तुम भूल जाओगे। मैं ऐसे याद करी थी भाई, सी जो है वो बाद पहले आता है और पी जो है वो बाद में आता है। सुन रहे हो तुम? सी जो है वो पहले आता है, तो पहले आता है ABC, येलो आ गया, यानी कि ये तो अनडेवलप्ड प्लांट है। क्रिप्टो गेम्स यानी कि अनडेवलप्ड, तो अनडेवलप्ड में कौन आया? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बाद में ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद में टेरिडोफाइटा। तो ये तीनों तो आते हैं क्रिप्टो गेम्स में। और फिर पी फेनरो गेम्स है ना, तो फेनरो गेम से याद रखो, पी तो बहुत लास्ट में आ रहा है, यानी कि डेवलप्डनेस की निशानी है। तो यहाँ पर हमने बोला जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो वो
आ गई ना चीज समझ में? तो ऐसे याद कर लेना, क्योंकि मुझे पता है आखिर में भूल जाओगे कि फेनेरो गेम्स कौन सा था और क्रिप्टो गेम्स कौन सा था। तो क्रिप्टो का मतलब हो गया नया नया, मतलब जो पहले बना, और फेनेरो जो बाद तक बना। ठीक, तो ये क्रिप्टो गेम्स और फेनेरो गेम्स भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूं, ये तो हो गया प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं एनिमल किंगडम की, क्योंकि प्लांटी तो खत्म हो गया भाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर प्लांटी, और अब आया एनिमेलिया। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? एनिमेलिया। एनिमेलिया से नाम से ही पता लग रहा है कि एनिमेलिया के अंदर एनिमल आते हैं। एनिमेलिया के अंदर कौन आते हैं? एनिमल आते हैं। अब एनिमल के अंदर भी 5 किंगडम का सबसे डेवलप्ड कौन है? एनिमल ही है ना? अब नहीं लिखना, सारा रायता इधर ही लिखवा दिया मैंने। कहते रहते हो ना तुम, सब इसमें ही ले आई, अब इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब तुम लिखना चाहो तो लिख लो, कुछ एक्स्ट्रा मैं बोली, जैसे मैंने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और वो बोला, बस वो लिख लो। बाकी मैं जितना कुछ था वो सब अब इसमें ले आई। इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं है, इसमें कम भी कुछ नहीं है, और इसमें ज्यादा भी कुछ नहीं है ना? इसमें जितना है उतना है, इसे पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे कोशिश करती हूँ कि भाई और कितना आसान कर सकूं मैं तुम्हारे लिए। अगर बोर्ड पे पढ़ाऊंगी ना बेटा, तो क्या होता है कि एक तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट सुनो मेरी बात। मैं हमेशा तुम्हें एक चीज बोली थी कि ना कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको बोर्ड पे जाकर भी नहीं पढ़ा सकते, इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इसको अगर मैं बोर्ड पर लिखवा लिखवा के पढ़ाऊंगी ना 4 दिन खाएगा, और क्वेश्चन एक भी आ जाए तो भी बड़ी बात है ना? तो इसको इस तरह से समझो, समझ तो तुम्हें आ ही रहा है ना? ठीक है, ये 4 दिन खाता है, और 4 दिन खाने के बाद में भी इस पे क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो नहीं भी आया। तो इसलिए ऐसा टाइम नहीं करूंगी मैं, है ना? इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। मेरे को यहाँ पे बैठ के इसको करने में 4 घंटे लग गए, वो मैं कर लूंगी। लेकिन तुम्हारे 4 घंटे खराब हो जाएंगे, तुम्हारी 4 क्लासें खराब हो जाएंगी, वो ज्यादा दुखी होगी, है ना? इस इतने काम को करने में भी मेरे को बहुत टाइम लगा है, एक एक पीपीटी को बनाने में भी। नहीं तो मेरा भी फायदा है भाई, मैं हाथ से लिख के पढ़ाऊंगी तो मेरे को घर पे बैठ के 4 घंटे कम काम करना पड़ेगा, पर तुम्हारा फायदा होगा इसमें, है ना? बाकी ये है, समझो तुम बात को। तो अब हमने बोला कि भाई हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब भाई तुम लोग अगर देखोगे तो चींटी भी उसी में आ रही है, हाथी भी उसी में आ रहा है, और समुद्र के अंदर रहने वाले, है ना, वो भी जीव वो भी उसी में आ रहे हैं। तो एनिमिलिया में सारा आ रहा है, सारे जीव आ रहे हैं, जंतु आ रहे हैं, इंसेक्ट्स आ रहे हैं, है ना? जो जो एनिमल बनने की कैटेगरी में आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं। अब एनिमल में चींटी भी आएगी तो तुम भी आओगे तो मैं भी आऊंगी, तो समुद्र में रहने वाले पेड़ पक्षी पौधे, समुद्र में कहाँ पेड़ पक्षी रहते हैं समुद्र में रहने वाले सी एनिमल्स भी आएंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि इनका एक अलग-अलग लेवल था। अब इसको ये किसी को समझ में, अब जो समझा रही हूँ ना, वो किसी को समझ में आए तो भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो और भी अच्छी बात है। ज़्यादा लोड मत लेना, जहाँ से समझाना होगा वहाँ पर बता दूँगी, ठीक है ना? तो अब हम लोगों ने यहाँ पर बोला कि भाई वही होता है ना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन लेवल बॉडी का कैसा होगा, पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर उसके बाद में जो है वो बेसिकली एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो अब यहाँ पर समझो कि हम लोगों ने कभी भी एनिमिलिया के अंदर इन जानवरों को डिवाइड किया, है ना? इन जानवरों को जो है क्लासिफाइड किया, उन्होंने किस-किस बिहाफ पर किया। तो कई बार बहुत जगह तुम्हें लिखा होता है ओपन हार्ट सिस्टम, है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कई जगह लिखा होता है बंद हार्ट सिस्टम। एक तो जो खून है वो नसों में नहीं दौड़ रहा है, वो ऐसे ही घूम रहा है। तुम्हारे पास नसें नहीं है, और बिना नसों के, बिना वेसल्स के, बिना आर्टरीज के वो ऐसे ही तुम्हारे सेल में घूम रहा है, ऐसे ही तुम्हारे टिश्यू में घूम रहा है। अगर बिना आर्टरीज के, बिना वेसल्स के घूम रहा है, तो वो तो होता है ओपन हार्ट सिस्टम, है ना? और जिनके पास वेसल्स होती हैं, वो जो है वो क्लोज हार्ट सिस्टम होता है। समझ में आ रहा है तुमको? तो यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि एक तो होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है कि इनके पास में वेसल्स वेसल्स नहीं है ना? अब सोचो कि जो जो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं थे, हाँ, इसको सीरियस नहीं लेना, इस चैप्टर को, कहानी भी ये है मोटी-मोटी। पर मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब मेरे को तो पढ़ाने ही पड़ेंगे ना ऐसे टॉपिक्स। ठीक है, कल को तुम मैसेज कर दो, मेल कर दो, मैडम ने तो पढ़ाया नहीं। पर मैं बता रही हूँ, लोड मत लो इतना, क्योंकि ये इतना एक्सट्रीम भी लेंथी है और इतना पूछा नहीं जाता। है ना? सीधी बात ये है। तो अब हमने बोला भाई ओपन, ओपन का मतलब समझो, जहाँ शब्द आ जाता है ओपन हार्ट, जिसके पास वेसल्स नहीं है, वो सिर्फ ब्लड जो है वो सेल के अंदर ऐसे ही घूम रहा है मस्त, ठीक है? और हमारा वाला कौन-सा है? अब आपसे पूछ लिया कि मनुष्य के अंदर जो है वो बेसिकली कौन-सा होता है? तो तुम खुद बताओ, हमारा ब्लड किसके अंदर, अब हमसे ये ज़रूर पूछ लेंगे, मनुष्य के अंदर किसका होगा? मनुष्य के अंदर क्लोज़ होगा। बर्ड्स के अंदर कैसा होगा? क्लोज़ होगा। समझ में आ रही है तुमको? और नए वाले जितने भी होंगे अर्थवर्म वगैरह, इनके अंदर ओपन होगा। तो जो कम डेवलप्ड थे, उनके अंदर ओपन था, और जो डेवलप्ड हो गए, उनके अंदर क्लोज़ हो गया। सीधी बात, नो बकवास। आ गई चीज़ समझ में? ठीक है।
ठीक, तो ये वाली बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जहाँ पर तुमने मैसेज किया वो लोग वहीं पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिमेट्री के बिहाफ पर भी जो है वो डिवाइड की गई थी कैटेगरी। अब आपको बोलते हैं एक तो हम लोग जो है किसी को किसी भी एंगल से काटो। देखो सिमेट्री का क्या है कि जैसे ये है, अब इसकी शेप देखो, इसको किसी भी एंगल से काटोगे ना तो सेम ही तुम्हें कटने को मिल रहा है। तो इधर ये पीस जो है ये भी सेम स्ट्रक्चर का है, ये पीस है ये भी सेम स्ट्रक्चर का है। तो एक तो हमने क्लासिफाइड किया सिमेट्री के बिहाफ पे। अगर उसको किसी भी एंगल से काटो, अगर वो सेम पीस ही हमको मिल रहा है ना, तो उसको तो हम लोगों ने बोला रेडियल सिमेट्री। अब हिंदी इंग्लिश सेम रहता है भाई साहब, ठीक है। और अगर हम किसी को बीच में से काटेंगे तो ही हमें बीच में से काटेंगे और हमें आधा आधा मिल जाए तो जो हमने बोला बाइलेटरल सिमेट्री। अब तुम बता दो कि ह्यूमन जो है वो रेडियल सिमेट्री में आएगा कि बाइलेटरल सिमेट्री में आएगा, बताओ। देखिए चैट ऑन कर देती हूँ थोड़ी देर, फालतू बकवास मत करना पर बस प्लीज, है ना, थोड़ी क्लास की गरिमा महिमा बना के रखना, है ना। तो बताओ हम लोग किस में आएंगे, बायसिमेट्री के अंदर आ जाएंगे, है ना, बाइलेटरल में आ जाएंगे ना। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम समझ सको कि अच्छा बाइसिमेट्री का मतलब ये बात होती है, ठीक है। तो हमने उनकी सिमेट्री के बिहाफ पर यहाँ पर बोला, ठीक है, कि एक तो बाइसिमेट्री होगी। अब यहाँ पे बोला है कि जो पुराने वाले हैं, जो अनडेवलप्ड हैं, वो तो किस में आएंगे, एसिमेट्री में आ जाएंगे। और जो डेवलप होते चले गए फिर वो बायलैटरल बायसिमेट्री के अंदर आए, ठीक है ना, बायलैटरल सिमेट्री के अंदर आए। ये सीधी सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि भाई एनालिट्स होगा, अब ये तुम्हें समझ नहीं आएगा ना, एनालिट्स अभी आगे आएगा, रुक जाओ। फिर अब हम बात करते हैं कॉलन। आप कब कभी कभी सुने होंगे भाई कॉलन जो होती है, कॉलन का मतलब होता है गुहा, गुदा नहीं बोल रही हूँ, गुहा। गुहा का मतलब कैविटी, अंदर अंदर क्या सीन है। आप किसी इंसान को किसी चीज को काटोगे तो उसके अंदर क्या माल निकलेगा, ठीक है। लैंग्वेज को इग्नोर करना, क्योंकि जितनी बेसिक लैंग्वेज से समझा पाऊंगी उतनी बेसिक लैंग्वेज से चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि मेरे को भी जब मैं पढ़ाना शुरू करी वो हार्ड, तो फिर भी मेरे को 4 साल बाद समझ में आया था। ये चैप्टर मेरे को तब समझ में आया जब मेरे सर पे पड़ा कि भाई बेटा तुझे भी पढ़ाना है, अब तो पढ़ ले। तब मुझे जाके समझ में आया था, ठीक है ना। तो थोड़ा-सा हो सकता है, पर समझो तुम, है ना। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एक तो होता है डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। अब मैडम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? भाई जानवरों में कोशिकाओं की 2 परतें हो तो डिप्लो हो जाएगा, 3 परतें हो तो जो है ट्रिप्लो हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, आप बॉडी के अंदर जब काट के देखोगे तो आपको कितनी परतें दिखेंगी, है ना। अगर आपको 2 परतें दिख रही है ना, तो आप लोगों का डिप्लो हो जाएगा। और अगर आपको 3 लेयर दिख रही है तो ट्रिप्लो हो जाएगा। तो इसके पास 2 है तो ये डिप्लो हो गया, और इसके पास में 3 लेयर है तो ट्रिप्लो हो गया। अब तुम बताओ भाई अपन कौन सी लेयर के हैं, हम कौन सी लेयर के हैं? वेरी गुड, कौन से हैं? ट्रिप्लो। समझ में आई ना। हमारे पास 3 होती है ना, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है। समझ में आई ना। तो ये वाली बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। इन इन सारी कैटेगरी के बिहाफ पर कैटेगराइज किया गया है हमको। इन सब कैटेगरी के बिहाफ पर क्या ये बता रही हूँ जो मैं कॉलन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट के अंदर सेगमेंटेशन। अब भैया कितने सेगमेंट है, आपको मैं बताऊं कि ये जितने भी सेगमेंट होते हैं ना, अब कितने सेगमेंट लिए हुए हैं। अब ये जो मक्खी है, ये जो मक्खी है या जो भी है, ये तुम्हें जो भी दिख रही है, इसकी बॉडी में 3 सेगमेंट दिखेंगे। पहला सेगमेंट हम हार्ट हेड वाले एरिया को बोलते हैं, दूसरा हम थ्रोड वक्ष वाला एरिया, है ना, ये थ्रोड वाला एरिया हो गया, ग्रीन ग्रीन जो बनाया हुआ है, और ये एब्डोमेन वाला एरिया हो गया। तो हम सेगमेंट के बिहाफ पर भी इनको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब तुम हमारी बात करते हैं तो हम सेगमेंट में नहीं है, पर बेसिकली देखा जाए तो हमारे भी 3 है। एक हमारा खोपड़ी वाला एरिया है, एक हमारा चेस्ट एरिया होता है, और एक हमारा जो है वो बेसिकली कौन सा होता है, जो है वो जेनाइटल वाला एरिया हो गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से, तो ऐसे ही हम लोगों ने इनके सेगमेंट देखे। भाई अर्थवर्म है उसका एक अलग सेगमेंट होगा, प्रॉन्स के अलग सेगमेंट होंगे। जितने भी ऑर्थोपोड्स हैं, ऑर्थोपोड्स का मतलब क्या होता है इसे समझो। जितने भी ऑर्थोपोडा वाले, ऑर्थोपोडा एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर सारे इंसेक्ट्स रखे गए हैं। अब तुम किसी भी इंसेक्ट को उठा लो, है ना, वो सारे इंसेक्ट्स में 3 ही सेगमेंट होंगे। तुम चिंटी को उठा लो, है ना, तुम हाउस फ्लाई को उठा लो, तुम हनी बी को उठा लो, तुम तुम किसी को भी उठा लो, तो उनके 3 ही सेगमेंट मिलेंगे तुमको, हार्ट मिलेगा, थ्रॉक्स मिलेगा और एब्डोमेन मिलेगा। समझ में आ रही है तुमको। तो ये वाली बात, अभी तो मैं सिर्फ कैटेगराइज, अभी हम देख रहे हैं कि अच्छा क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे जो है वो बेसिकली होती हैं। अब हमने बोला कि कैसे कैसे है, देखो तो हमने बोला भाई किंगडम, किंगडम दिख रहा है तुमको,
अब हमने बोला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो देखो बॉडी एक तो ऐसी होगी, हमने 2 लेवल में कैटेगरी किया। अब कुछ तो ऐसे होंगे, इंसेक्ट्स मतलब कीट पतंगे, इंसेक्ट्स मतलब कीट पतंगे, है ना, कीट पतंगे ही बोलते हैं इंसेक्ट्स को तो, ठीक है। संदीप मैंने पहले ही बोल दिया था पढ़ाने के पहले ही। इसको ये समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो उससे भी अच्छी बात है। तो ज्यादा दिमाग पर वजन मत डालो। ये चैप्टर वास्तविकता में पढ़ने के लिए 15 दिन खाता है। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, दिमाग पे ज्यादा वजन मत डालो, जितना आ रहा है उतना कर लो। जो मुझे लग रहा होता है कि नहीं इसमें पढ़ाना ही है, और जहां जहां से प्रश्न आएंगे वहां मैं पहले पहले बता दूंगी, ठीक। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। चलो, जिसकी पहली क्लास है वो आज की क्लास को देखकर जज मत करना, अभी बोल रही हूं मैं तुमको। चलो अब चुप हो जाओ। तो अब हमने बोला कि भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई हम जब इन जीवों को डेवलप करने पे आए, सुनो अब चुप रहो। प्लांट जब हमने ग्रोथ किया, प्लांट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा यार जड़ तना पत्ती है कि नहीं है ना। और इवन जब हम क्लासिफिकेशन कल पढ़ रहे थे तो मैंने बोला कि पहले तो हम लोगों ने देखा, है ना। तो हमने बोला कि जब हमने पहली बार इसको देखा, तो भाई पहली बार जब हम देख रहे थे तो हमने देखा कि कोशिका कोशिका वाले जीव कौन से, जिसके पास सिर्फ सेल है, एक सेल है, और वो एक सेल भैया खा भी रही है, पी भी रही है, मतलब डाइजेशन भी कर रही है, रेस्पिरेशन भी कर रही है, रिप्रोडक्शन भी कर रही है। तो एक तो ऐसे प्रकार के जानवर है, एक ऐसे प्रकार के जानवर है जिनकी बॉडी टिश्यू लेवल की है, जिसके पास टिश्यू है, बस ऑर्गन भी नहीं बने हैं। वो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। कुछ ऐसे ऐसे एनिमल हैं जिनकी बॉडी ऑर्गन लेवल की हो गई है ना, ऑर्गन तो है पर प्रॉपर बॉडी नहीं बनी है ना। और कुछ ऐसे हैं, अब कई हैं जिनके पास में डाइजेशन तो है लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम कब बनेगा? जब खून बनेगा। अब किसी में खून ही नहीं है तो वो क्या ही का सर्कुलेशन करेगा भाई, तो उसकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा नहीं। समझ रहे हो तुम बात को? तो ऐसा है, तो किसी में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया तो किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना होगा, किसी में डाइजेस्टिव बन गया होगा तो किसी में सर्कुलेटरी नहीं किसी में बना होगा। अच्छा, किसी में ब्लड बन गया तो किसी में, अब हमारे नर्वस सिस्टम भी है, हमारे पास तंत्रिका तंत्र, अरे किसी में दिमाग ही नहीं है तो तंत्रिका तंत्र बनाने का क्या मतलब, है ना। तो ऐसे वाले ऑर्गन भी थे। समझ में आ रहा है? मैंने पहले ही बोल दिया था कि तुम फालतू की बातें नहीं करोगे तो ही मैं चैट ऑन करूंगी। थोड़ा तो यार सम्मान कर लो सामने वाले इंसान का। फिर समझो, ऐसा जानवर भी बना। सुनो अब तुम रुको। अब इस जानवर में कहां तो तुमको आंख दिख रही है, कहां पैर दिख रहा है, ये शायद टिश्यू लेवल का जानवर होगा, है ना, पर ये जानवर है। फिर इस भाई साहब के अंदर ना आंख दिख रही ना पैर दिख रही, तो ये टिश्यू लेवल का होगा, इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं दिख रहा, तो ऐसे जानवर भी होते हैं, है ना। फिर ये जानवर है जिसके अंदर शायद पाचन हो गया होगा, अभी पढ़ाऊंगी आगे, तो ये अलग प्रकार का जानवर हुआ होगा। यार ये तो गड़बड़ हो गया, है ना। फिर इसके बाद में ऐसे जानवर बने जिनकी बॉडी के अंदर अब सेगमेंट आ गए, फिर डेवलप होते चले गए। तुम लायक ही नहीं हो। अब इसके अंदर देखो तुम, गुहा, जिस गुहा की मैं बात कर रही थी, जिस कैविटी की बात करती, अब इसकी बॉडी में कैविटी बनना शुरू हुई है। अब ऐसे डेवलपमेंट हुआ तो इनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया, ठीक है। फिर इसके अंदर नर और मादा अब बने, इसके अंदर इतने दिनों में तो इंसान जानवर बन जाए जो ही बड़ी बात है, नर मादा बननी तो बहुत दूर की बात है। अब जो 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 सेक्सुअल ऑर्गन, नर और मादा कैसे बने, बाकी सब चीजें सेम है, सेक्सुअल ऑर्गन तो बदले बस, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात, कुछ में तो नर मादा अलग अलग जानवर में थे, और कुछ में नर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 7वें सेगमेंट में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 14th सेगमेंट में। एक ही बॉडी के अंदर फीमेल भी है और एक ही बॉडी में मेल भी है, तो ऐसे वाले जानवर भी पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे हमने ऑर्थोपोडा पढ़ेंगे और फिर बाकी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब ऐसे समझना है, अब दिमाग मत खाना, अब चुपचाप पढ़ लेना। तो ऐसे ऐसे मैं समझा रही हूँ कि किसी के अंदर बॉडी बन गई, किसी के अंदर बॉडी नहीं बनी, तो ये हो गया वो हो गया। तो अब यहाँ पर बोला सेल्यूलर लेवल का था, तो सेल्यूलर जिसकी बॉडी में सिर्फ सेल थी, टिश्यू भी नहीं बने हैं,
वो फाइलम आया। जैसे मैंने बोला कि 5 किंगडम में, जैसे हमने प्लांटी को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वैसे ही हमने एनिमेलिया को भी डिवाइड किया। सेल वाला जो था उस फाइलम को पोरीफेरा कहा गया, पोरीफेरा। फिर जिसके बॉडी के अंदर टिश्यू बन गए, उसके अंदर भी रेडियल, अभी बताया था ना रेडियल, कि 5 भागों में काटोगे तब भी सेम ही पीस मिलेगा हमको, है ना, अभी बताया था ना रेडियल सिमेट्री। तो उस रेडियल सिमेट्री के बिहाफ पे जो फाइलम का नाम आया उसे निडेरिया कहा गया, निडेरिया, या तो निडेरिया कह दो, इसी को सीलंट्रेटा भी कहा जाता है, सीलंट्रेटा भी कहा जाता है। इसी रेडियल के बिहाफ पर हमारे पास में टीनोफोरा भी आया। फिर हमने बोला बायलेटरल, यानी कि आधा काटोगे तो लेफ्ट और राइट वाला पीस सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक आया जिसके पास कैविटी नहीं थी, बॉडी के अंदर गुहा नहीं थी, समझ रहे हो ना, उसको कट करोगे तो वो गोला नहीं मिलेगा हमको, तो उसमें आया प्लेटी हेलमंथीस, चपटे क्रमी, इनको क्या कहते हैं, चपटे क्रमी, है ना। तो प्लेटी हेलमंथीस में कौन आया, अब तुम नाम सुन के ही भाग जाओगे। अब मैं भी क्या करूं, प्लेटी हेलमंथीस को थोड़े ना मैं रामू शामू बोल दूंगी, वो तो तुम्हें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं। तो प्लेटी हेलमंथीस को मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि फ्लैट वर्म बोल दो, है। फिर उसके बाद में आया कि कॉलन तो थी लेकिन झूठी कॉलन थी, मतलब प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है, तो उसको हमने एसके हेलमिंथीस बोला। इसे राउंड वर्म कहते हैं, गोल क्रमी, ठीक है। अब जिसमें कॉलन बन गई एक्चुअल में, तुम्हारी बॉडी को कट करो, तुम्हारे अंदर पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, तो तुम्हारे अंदर तो है भाई कैविटी, है ना तुम्हारे अंदर तो कैविटी, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, मुंह से ओपनिंग है, एंट्री है, और एनस तक ओपनिंग हो रही है, तो बन रही है ना कैविटी तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो चीज इधर से जा रही है उधर से निकल रही है, तो कैविटी बन रही है तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो इनके अंदर नहीं थी। दैट इज द कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रही हूँ तुमको। फिर हमने बोला कि जिनके अंदर कॉलन बन गई उसमें एनिलिडा आया, आर्थ्रोपोडा आया, मोलस्का, ये सब पढ़ा रही हूँ मैं तुमको, कोई नहीं पढ़ाता तुमको इतना, नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम तुम्हें ये तो रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था जीवन में, कभी कभी बच्चों को पढ़ाने का टाइम आएगा तो याद रहेगा कि नीरज मैडम ने ऐसा कुछ पढ़ाया तो था, है ना। वही तो बोला सुनील जी मैंने, है ना। चलो, स्टेनो में 3 नंबर की बायो आएगी, उसके अंदर तुम पढ़ लो डिजीज, डिजीज के अलावा तुम पढ़ लो ये अपना विटामिन, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक, वैक्सीन वाला टॉपिक, बस। पर केमिस्ट्री का कुछ आ सकता है, तो जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, है ना। ये तो बायो की बात की है। अब सबसे पहले कौन सा आया, पोरीफेरा। अब तुम शुरू हो गए मैडम से, मेरे टॉपिक का भी बता दो, अभी बताऊंगी, रुको। पोरीफेरा नाम क्या है भाई, पोरीफेरा, पोर्स, जानते हो क्या पोर्स क्या होते हैं, छिद्र। सलमान खान ने क्या कहा था, तुम्हारी बॉडी में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि ये पानी में रहते हैं। अब इनकी बॉडी के अंदर इतने छेद हैं, इतने छेद हैं, इतने छेद हैं कि भैया ये तो स्पॉन्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं। किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, स्पॉन्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं। किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, स्पॉन्ज की तरह। तो स्पंज जो है ये, तो पोरीफेरा के अंदर इतने छेद हैं कि ये स्पंज की तरह बिहेव करते हैं, तो इस फाइलम का नाम पड़ा पोरीफेरा। इसकी बॉडी के अंदर क्या है, स्पंज इन्हें कह रहे हैं। ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, एसिमेट्री होते हैं, समान नहीं होते हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या बोला कि क्या बोला, इसके अंदर सेल लेवल का होता है, इसके अंदर सेल ही है भैया, इसके अंदर टिश्यू भी नहीं बनाया अभी तक, ठीक है। कोई जो है वाटर ट्रांसपोर्ट उधर से ही हो रहा है, उधर से ही निकल रहा है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नोट्स जो है प्रॉपर क्या नहीं है, नोट्स नहीं, ये प्रॉपर नोट्स ही तो है, और कैसे बना दूं मैं अभी मैं तुम्हारी बातें नहीं देखूंगी, अभी मैं सिर्फ पढ़ा देती हूँ, है ना। फिर इसके बाद में बोला तो ये वाली चीज है। अब इसके पास में एक सेल ही है बेटा, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेंगे नहीं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेंगे नहीं, क्योंकि सेल है सेल है। अब उस सेल के अंदर तुम ऑर्गन कैसे बना दोगे, सेक्सुअल ऑर्गन, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अलैंगिक जनन होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कैसा रिप्रोडक्शन होगा, ए सेक्सुअल। कुछ मत याद रखो,
इतना कुछ मत पढ़ो, सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि पॉरीफेरा के अंदर स्पॉन्ज आते हैं, बस खत्म मैटर। पॉरीफेरा में कौन आता है? स्पंज। एग्जाम्पल में साइकॉन याद रख लो, एग्जाम्पल के अंदर यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया के अंदर भी स्पॉन्ज आ रहा है, और साइकॉन में भी इसका स्कॉफाइना या फिर स्पॉन्ज बोल दो तुम इसको। बात स्पॉन्ज हो गया, सी स्पॉन्ज हो गया, ये सब स्पॉन्जिनेला हो गया, ये सब के सब पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गया पॉरीफेरा। फिर उसके बाद में आया सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा में क्या याद रखोगे? पॉरीफेरा के बाद में कौन सा? पहले तो बने पॉरीफेरा, हम सबसे पहले क्या थे? पॉरीफेरा थे, फिर हम डेवलप कर गए, फिर हम डेवलप करके क्या कर गए? हम सिलेंट्रेटा बन गए, है ना। फिर हम सिलेंट्रेटा बन गए। ये पॉरीफेरा तो क्या होते थे? चिपके हुए रहते थे, कहीं पे भी चिपक जाते थे, यही रहते थे। जबकि जो सिलेंट्रेटा थे ना, वो फ्री फ्लोटिंग करते थे, फ्री स्विमिंग करते थे, पानी के साथ में जो है बहते रहते थे, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इनमें कांटे होते हैं, कांटे होते नहीं है, पर बेसिकली इनकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो चुभेंगे हमको, अगर हमें देखेंगे तो पानी में ही हम लोग रहेंगे, ये पानी में ही रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझो कि इसके अंदर सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रख लो। आपसे कभी कभी ऐसे पूछ ले कि ओबेलिया जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान रखना है सिलेंट्रेटा। ये सीजीएल, सीएचएसएल टीयर 1 और टीयर 2 वाले बच्चों के लिए है ना। तो ओबेलिया पूछ लिया तुमसे, फिर आपसे पूछ लिया कि पॉलिप और मेड्यूसा जो है वो किसके अंदर है, बस इतना ही ध्यान रख लो। एक्स्ट्रा तो तुम्हारी मर्जी, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो तुमसे ऐसे पूछ लेना कि पॉलिप और मेड्यूसा किसके अंदर आ रहा है, तो तुम्हें ध्यान रखना है सीलेंट्रेटा में। फिर पूछ ले तुमसे ओबेलिया किसका एग्जाम्पल है, सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए बोल दे मूंगा किसे कहते हैं, मूंगा, और मूंगा किसका बना होता है ना। तो मूंगा ध्यान रखना किसका बना होता है, जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोरल्स जिसे कहते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बस इतना सा याद रख लो। अब तो आसान हो जाएगी ना चीजें, अब तो आसान हो जाएगी ना चीजें। आकाश, अपनों को इतना नहीं पढ़ना बच्चे, है ना। तुम्हें तो आता है तो ठीक है। याद करने की क्या ही ट्रिक है? कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, है ना। तो ये वाली चीज हो गई, ठीक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हमने बात कर ली ऑलिप, और उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। एडेम्शिया हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने और भी बात की, और भी एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं ना, फिजिलिया हो गया, है ना, और बाकी सारे एग्जाम्पल है। ब्रेन कोरल हो गया, सी फैन हो गया, सी पैन हो गया, ये सब एग्जाम्पल है इसी के। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल अगर किसी को चाहिए हो तो। कितनी खूबसूरत स्ट्रक्चर है ना। चलो, अब मैं सीधी बात कर रही हूँ प्लेटीहेल्मिन्थेस की। अब हम किसके बारे में बात करें? प्लेटीहेल्मिन्थेस। चपटे कृमि अभी पढ़ाया था, किसके बारे में पढ़ाया था बच्चे? चपटे कृमि के बारे में पढ़ाया था। चपटे कृमि जो है वो क्या रहेंगे? अरे मेरे को पढ़ा लेने दो पहले। चपटे कृमि, चपटे फ्लैट वॉर्म्स इन्हें कहते हैं, शरीर इनका चपटा होता है। पहली चीज तो इतना ध्यान रखना, और फिर एग्जाम्पल ध्यान रख लो बस इसके, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई अपनों को नीट वीट देना नहीं है। टीनिया के बारे में पूछा जाता है कि भाई टीनिया किसका एग्जाम्पल है? ये तुमको चपटा ही दिख रहा है ना, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जो है वो चपटे कृमि, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले फोसियोला, ठीक है, किसके बारे में बात कर ले? फोसियोला के बारे में बात कर ले, तो फोसियोला इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, जिसे लीवर फ्लूक भी कहते हैं हिंदी में, है ना, जिसे हम लोग लीवर फ्लूक भी कहते हैं, जोंक बोलते हैं शायद, है ना। मुझे जहां तक पता है इसको शायद जोंक बोलते हैं, है ना। तो ये भी जो है वो आपके किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये भी आपके एग्जाम्पल है किसका? प्लेटीहेल्मिन्थेस का, जिसे हम लोग कह रहे हैं फ्लैट वर्म, ठीक है। तो फ्लैट वर्म के अंदर आएगा आपका टेनिया, और इसके क्या बोलते हैं, टेनिया आ जाएगा, और इसके अलावा आप लोगों का फेसियोला आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? एक सेकेंड, है ना। ऑर्थोपोडा सीधा पढ़ा देती हूँ, ठीक है। खून चूसने वाला, हाँ बिल्कुल। चलिए, अब बात करते हैं ऑर्थोपोडा की। ऑर्थोपोडा सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट किंगडम, लार्जेस्ट जो है वो फाइलम है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव किसके अंदर पाए जाते हैं? तो आप लोगों को जो है वो किसके बारे में ध्यान रखना है? आपके ऑर्थोपोडा के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना।
ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। सिलेंट्रेटा की बात कर रहे हो क्या? ये भी फाइलम है जब भाई। एनिमिलिया के अंदर जैसे प्लांटी के अंदर आता है ना थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वैसे ही एनिमिलिया शुरुआत हुई पॉरीफेरा, फिर उसके बाद में सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को ये निडेरिया भी कह दे रहे हैं, है ना? फिर उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद में आगे चलकर हम लोग बात करेंगे कि भाई आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, स्केल्मिन्थीज हो गया, है ना? एनालिडा हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, तो इस तरह से इनके नाम है ये। अब जो इनमें मेन है ना, मैं बस वो पढ़ा दे रही हूँ। तो हम लोगों ने बोला ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में सबसे ये लार्जेस्ट है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट जो है वो फाइलम कौन सा है, तो पहली चीज तो लार्जेस्ट फाइलम जो है वो आपके क्या है, कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंदर सेगमेंट पाए जाएंगे, बिल्कुल सेगमेंट पाए जाएंगे, अभी बताया था कि सेगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सेगमेंट वाला होगा। इनके अंदर ये ओवरी पोरस, अब आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्थोपोडा ओवरी पोरस है, ये अंडे देते हैं, बिल्कुल सारे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे अंडे देते हैं, अंड प्रजक, है ना, अंड प्रजक बोलते हैं। ये बिल्कुल इनके अंदर अंडे देने की क्षमता जो है वो बेसिकली होती है। और ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, मत देखो ना, लिख रही हूं ना, बाकी दे दूंगी तो वहां पे दिख जाएगा तुमको, ठीक। तो ये वाली बातें हम लोगों ने यहाँ पर की कि भाई आप लोगों को इसके अंदर क्या होगा। अब मैंने सेगमेंट बोला, तो सेगमेंट के अंदर हमें पता है कि इसके अंदर जो है वो हेड के अंदर अभी दिखाई था मैंने स्ट्रक्चर, हेड हो जाएगा, थ्रॉड हो जाएगा और उसके अलावा आपका एब्डोमेन हो जाएगा। तो 3 पोर्शन में आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर होती है। आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि जो आपका ऑर्थोपोडा होता है, ऑर्थोपोडा के अंदर जो है वो ब्लड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ओपन होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, खुला परिसंचरण तंत्र होगा, क्योंकि उनके पास में कोई ब्लड वेसल नहीं है, इनके पास में कोई आर्टरी नहीं है, इनके पास में कोई वेन नहीं है। आ रही है चीज समझ में? जो जो लिख रही हूँ वो ही पूछे जाएंगे, ज्यादा अपनों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी सी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अब जैसे कि इनके अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, हनी बी, हनी बी को तुम देखते हो तो हनी बी के अंदर भी देखो ये 3 सेगमेंट तुमको दिखाई दे रहे हैं। तुम किसी के अंदर भी चले जाओ, तुम्हें जो है वो 3 सेगमेंट ही जो है वो बेसिकली दिखाई देंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, इसके अंदर और भी एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे आप लोगों के ल्यूकोस्टा हो गया, लिमिनस हो गया। अब ये जानवरों के नाम, जितने जानवर तुम्हें पता है ना, वो सारे के सारे इसी के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो ये आपके ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल हो गया। अब ऑर्थोपोडा के अलावा मैंने बोला लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। दूसरी बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि दूसरा जो सबसे बड़ा, जो सेकंड लार्जेस्ट होता है, जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है ऑर्थोपोडा के बाद में, वो आता है मोलस्का का। मोलस्का के लिए ध्यान रखना कि इनकी स्किन जो होती है ना वो सॉफ्ट स्किन होती है। अब सॉफ्ट स्किन के अंदर कौन आता है, तुमने ऑक्टोपस देखा होगा, तो जो ऑक्टोपस आ रहा है ना उसकी कितनी सॉफ्ट स्किन है, तो वो किसके अंदर आएगा, वो आपके मोलस्का के अंदर आएगा। अब सॉफ्ट स्किन तो है, जैसे कि आपने स्नैल देखे होंगे, शेल देखे होंगे, वो क्या बोलते हैं, शीख, शंख, सीपी वगैरह जो होते हैं ना। तो अब तुम कहोगे मैडम वो तो बहुत हार्ड है, अरे उसके अंदर जो जानवर रहता है वो बहुत सॉफ्ट है, उसकी सॉफ्ट स्किन होती है ना। तो वो जो जानवर है वो उसके अंदर है। तो यहाँ पर आप देखो कि उसके ऊपर जो है अगर या तो उनके ऊपर कोई शेल नहीं होगा, और अगर शेल होगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। वो शेल किसका बना होगा बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होगा। तो ये भी आप लोगों को जो है वो यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब ये जो है वो मरीन होते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाएंगे और मीठे पानी में पाए जाएंगे, ठीक है ना। ओवरलोडेड हो गई, कोई बात नहीं ललित, पढ़ लो। मैंने पहले ही कहा है, ये समझ में आए तो भी ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ लो यार। है मजा नहीं आ रहा तुमको कि अच्छा इसके बारे में पता लग रहा है, अच्छा ये यहाँ होता है, ऐसे ही समझ लो। देखो मैं, अब तुम मेरी बात सुनो सब लोग, एक बहुत बेसिक चीज है कि जब तक पढ़ाई को ना ऐसे समझोगे ना कि पेपर में क्या आएगा ये पढ़ा दो बस, तुम लिख के रख लो, तुम कभी नहीं पास होगे, यकीनन कह रही हूं मैं। अगर ऐसा पढ़ोगे ना कि यार मेरे को तो ये बता दो मैडम कि पेपर में क्या आएगा, वही पढ़ाओ। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मेरी मेरी छोटी सिस्टर है ना, पता लगे तुम्हें कभी मिले तो तुम ऐसा कहोगे कि मैडम जो है वो बेसिकली, मैडम कभी मिल जाए और उसको कह दो कि मैडम आपकी बुराई कर रही थी। मेरी छोटी सिस्टर 10th में मेरिट में आई थी, है ना, और भाई मैं तो नहीं आई थी, सच्ची बता रही हूँ, है ना, बस एक एवरेज स्टूडेंट थी मैं, पर वो मेरी छोटी सिस्टर मेरिट में आई 10th में। हाँ, उस टाइम मैं रही होंगी शायद 12th में या फर्स्ट ईयर में। आफ्टर 10th 10वीं की छुट्टियों में, उसकी 10वीं की छुट्टियों में उससे मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया,
कि बहन ये क्वेश्चन बता दे। तो उसको वो क्वेश्चन नहीं आया। अब मुझे तो 10th करे बहुत टाइम हो गया था। अब मुझे तो आया वो क्वेश्चन, मुझे आता था या फिर जैसा भी कुछ था। तो फिर मैं उस दिन की मैं घटना बता रही हूँ, तो उस दिन देन आई रियलाइज़ कि भैया ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान मेरिट में आ जाए तो उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। तो उसने कहा यार ठीक है ना, इतना ही याद करना था, पास होने जितना ही पढ़ना था। आप पास होने जितना तो पढ़ लोगे और आप मेरिट में भी आ जाओगे। पर आप अपनी आत्मा से पूछो कि हमें पढ़ाई क्यों करवाई जाती है? नॉलेज गेन करने के लिए। पास होने के लिए पढ़ोगे, एक दिन डेफिनिटली भूलोगे। नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ोगे, तो पास भी होगे और वो चीज़ याद भी रहेगी। तो मैं यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात ये कह रही हूँ कि रैंक भी इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चे। तुम अपनी आत्मा से पूछो कि तुम्हें जो टॉपिक पढ़ाया जाए वो मुझे समझ में आना चाहिए, वो मुझे मैं एग्ज़ाम में आएगा इसलिए नहीं, मुझे वो टॉपिक आना चाहिए। नॉलेज गेन होनी चाहिए। हर एक वो बच्चा वो तभी सक्सेसफुल होगा, तुम पास भी हो लिए तो तुम एग्ज़ाम के लिए पास हो लोगे जिस दिन तुम्हें लगेगा ना कि यार मैं इस नौकरी से तंग आ गया, मुझे नई नौकरी करनी है। क्योंकि तुमने इतना ही पढ़ा था कि तुम्हें यही एग्ज़ाम पास करना था, अब तुम नए एग्ज़ाम पढ़ने के लिए तो वापस से रटना शुरू करोगे सेम चीज़ को। और एक बच्चा जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ रहा था, वो एग्ज़ाम में पास हुआ और उसके बाद में उसको जिस दिन लगेगा ना कि नहीं यार, आज तो अब तो मुझे आईएएस करना है, तो वो जब आईएएस करने बैठेगा ना, तो उसको उतना लोड नहीं आएगा, जितना रटने वाले बच्चे को आएगा। ये प्रियांशु यही बात कह रही हूँ। प्रियांशु ने यहाँ पे मैसेज किया है कि एक बार सिलेक्शन हो जाए, तो भूल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? यही मैं बता रही हूँ। मैं ऐसे आईएएस, आरएएस है ना, या फिर मैं बात करूँ आईपीएस, ऐसे भी लोगों को जानती हूँ, जो वहाँ जाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। तुम तो फिर एसएससी की बात कर रहे हो, है ना? जिस दिन नौकरी लगेगी ना, उसके 1 साल जब नौकरी में जाओगे, देन यू रियलाइज़ कि यार मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, चाहे आईएएस भी कर लो। तो मनुष्य की आदत है ये। तुम कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे लो, तुम कोई रेलवे का, अब मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैडम ये जॉब खराब है क्या? नहीं, आईएएस, आरएएस, आईपीएस से अच्छी जॉब क्या होगी? है ना? लेकिन इट्स नॉट अबाउट ग्रीडी नेचर, ये नहीं है। लॉजिक ये है कि मनुष्य संतुष्ट नहीं होता और बात सही भी है, बढ़ना चाहिए, इंसान बढ़ते रहना चाहिए। जब तुम दूसरा एग्ज़ाम पास करने के लिए जाओगी ना प्रियांशु, देन यू रियलाइज़ कि अरे मेरे को तो वापस ज़ीरो से शुरू करना है। फिर हमें रियलाइज़ होगा कि यार हम तो फँस गए। अब या ना तो नौकरी में पढ़ सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं, ना नई नौकरी कर सकते हैं। तो फँसने वाला काम मत करो, कोई नहीं बताएगा बेटा। जो ज़िंदगी में धक्के खा रखा होता है ना, उसको पता होता है कि सामने जो 150-400 बच्चे बैठे हैं ना, उनको ये समझा दे एज़ अ बड़ी दीदी कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की, तुम मत करना। बहुत कम लोग बताएँगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि जो है म्यूकोसा, तो मोलस्का के अंदर बेसिकली क्या है कि मोलस्का के अंदर जो है ना अ बेसिकली क्या है, जो अभी मैंने बताया कि इनकी बॉडी के अंदर जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, है ना? तो अब यहाँ पर बात करते हैं रेस्पिरेशन, जितना डीप पढ़ना है अगर, तो देखो यहाँ पर जो है इनके पास में बिल्कुल श्वसन होते हैं, इनके पास में जो है वो बेसिकली देख लो रेड्यूला है यहाँ पर, ठीक है ना? इनके पास में जो है इसके अलावा जो है वो एक्सक्रीटरी फंक्शंस ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, इसके पास में गिल्स होते हैं, यहाँ पर इनके पास में क्या है गिल्स होते हैं। तो उससे ये आराम से जो है वो कर रहे होते हैं, है ना? रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो अब तो इनकी बॉडी जो है वो ऑर्गन लेवल की हो चुकी है। अब इनकी बॉडी ऑर्गन लेवल की हो चुकी है, तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होंगे, इनके अंदर जो है वो बेसिकली गिल्स भी होंगे, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। अब इतना तो कोई ध्यान नहीं रखना है, मोलस्का को देख लो, जैसे कि मोती सीप हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ठीक है ना? या फिर जो है वो डेल्टिलियम हो गया, सीपियाँ सीपियाँ तुमने देखी हैं, कटल फिश वगैरह हो गई, है ना? पिक्टोडा जिसे मोती सीप कहते हैं, ये सब हो गया, तो दे ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ मोलस्का, है ना? और मोलस्का की एग्जांपल ही बता रही हूँ नेहा, बेटा देखो तो ये सारे सीप-वीप जो तुम देखते हो, तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए? ये आपके सारे मोलस्का के एग्जांपल हो गए, ठीक है? कल के सेशन के अंदर जो है वो इकाइनोडर्मेट्स पढ़ाऊँगी और हेमिकॉर्डेटा पढ़ाऊँगी और उसके बाद में कॉर्डेटा वाले कुछ पोर्शंस पढ़ाऊँगी, जिसके अंदर अब आएगा कल वाले पोर्शन में मछलियाँ आएँगी, क्या बोलते हैं बर्ड्स आएँगे, तो वो वाली चीज़ है। अब मैं जो है चैट ऑन कर रही हूँ
और मैं फिर कह रही हूँ ये वाला पोर्शन ऐसा है कि इसके अंदर सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रख लो। आज जो पढ़ाया इसके अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंट है एक बार वो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, है ना? इसके अंदर आप लोगों को ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छे से ध्यान हो ही गया होगा। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल याद रख लो, एल्गी, वॉल्वॉक्स किसके अंदर आता है ये पूछा जाता है। एक तो ये ध्यान रख लो, है ना? ब्रायोफाइटा को एम्फिबियंस क्यों कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। इनके एग्जाम्पल ध्यान रख लो, मार्केशिया के बारे में पूछा जाता है, मॉस के बारे में पूछा जाता है, हॉर्नवॉर्ट के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद में टेरिडोफाइट्स के अंदर तुमसे पूछा जाता है इक्विसेटम के बारे में, टेरिड्स के बारे में, है ना? जाइलम फ्लोएम के बारे में पूछा जाएगा, इनके ये पाइनस साइकस के बारे में डेफिनिटली पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ है ना? इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो भाई एंजियोस्पर्म के अंदर तो तुम्हें ये तो पता है ही। अच्छा, सबसे छोटा वाला ध्यान रख लेना कौन-सा है वोल्फिया, सबसे बड़ा कौन-सा है आप लोगों का ये यूकेलिप्टस हो गया। इसके बाद में आपका ये तो डेफिनिटली पूछा जाता है क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स, इनको मैंने अच्छे से तुम लोगों को बता ही दिया है। ठीक है? अब इसके बाद में बात करते हैं कि इसमें किंगडम्स के अंदर तो इसके अंदर कुछ नहीं ध्यान रखना। इसके अंदर तुम्हें क्या ध्यान रखना है वो मैं बता देती हूँ। इसके अंदर तुम्हें जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है, वो आप लोगों को ये तो सिर्फ़ मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया है ना? पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के अंदर तुम्हें जितने भी स्पॉन्ज होते हैं वो आ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा साइकॉन, स्पॉन्जिलेरा किसके अंदर आते हैं? पॉरीफेरा के अंदर आते हैं। फिर हमने बोला सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल में देखो पॉलिप याद रखना, मेड्यूसा ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बताया कि ऑरेबिलिया हो गया, है ना? ऑरेलिया हो गया, इसके अलावा जेलीफिश जैसी स्ट्रक्चर की कौन होती है? तो मेड्यूसा होती है, ठीक है ना? ये रहा, ठीक है? तो बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल याद रहे तो ठीक, नहीं तो मत याद रखना, वो 3 चीज़ें ज़रूर से ध्यान रख लेना बस, ठीक? बहुत बढ़िया रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हम लोगों ने नेक्स्ट चीज़ के बारे में क्या बात की? प्लैटीहेल्मिन्थेस जिसे चपटीकर में कहते हैं, प्लिनेरिया किसका एग्ज़ाम्पल है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, फ्लैटवर्म किसे कहते हैं? टीनिया जो है वो टैनिया किसका एग्ज़ाम्पल है? या फिर फोसियोला किसका एग्ज़ाम्पल है? बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अलावा ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के अंदर सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं और इंसेक्ट्स के अंदर सेगमेंट्स होते हैं और इंसेक्ट्स के अंदर जो है ओपन ओपन हार्ट सिस्टम होता है, ओपन हार्ट सिस्टम होता है। एग जो है ओवरीपोरस होते हैं, अंडे देते हैं और ये रहा देखो ओपन हार्ट सिस्टम होता है, ये आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है। पूछ लिया कि ये ब्रीथिंग जो है वो किससे करते हैं, बहुत रेयर है, देखो पूछ भी सकते हैं, टिपिकल पेपर आया तो। तो आपको ध्यान रखना है गिल्स होता है, बुक गिल्स होते हैं और बुक लंग्स होता है, इनसे ये रेस्पिरेशन करते हैं। कौन करते हैं? आपके ऑर्थोपोडा जो सबसे लार्जेस्ट होता है जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, सीधी-सीधी सिंपल सी बात है। बाकी जो ऊपर का कॉन्सेप्ट है वो कल पढ़ाऊँगी। देखो मैं मेरी तरफ से ना बेटा पूरी कोशिश कर रही हूँ, है ना? अरे कुलविंदर जी सुनो मेरी बात, यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ भैया। जो एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये बच्चे उधर से ही मैसेज करते हैं। मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इंडिविजुअल किसी एक को तो ऑप्शन दिखा दूँगी और एक को जो है वो ऑप्शन नहीं दिखाऊँगी। तो ऐसा जो तुम्हें लगता है कि मैडम भेदभाव करती है, भई कसम खुदा की कतई नहीं करते हैं भेदभाव। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो डाउट वाला सेशन है ना, उसमें ये लोग टाइप कर देते हैं। कुछ लोगों को एप्लीकेशन थोड़ी अच्छे से चलानी आती है, कुछ को नहीं आती है। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैडम भेदभाव कर रही है, पर मैं यकीनन कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, है ना? ऐसी वाली बात है। समझ में आ गई तुमको? इंस्टाग्राम आईडी नीरज नीरज क्या नाम है मेरी इंस्टाग्राम आईडी का? नीरज कुमावत रियल फॉर यू NEERAJ KUMAWATREAL रियल, फिर ऐसे 4 लिखना है, फिर ऐसे यू लिखना है, ठीक है? चलो। नहीं तो किसी ने पूछा तो उसको बोल दिया। टेलीग्राम नीरज मैम साइंस के नाम से है तो वो देख लेना। उसमें बहुत सारी चीजें मैं भेजती हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। मैम इस तरह से लिखना तब मिलेगी, ठीक? चलो बाय। सुनाओ प्रिंस, सुनाओ, तुम सुनाओ और जिसको जाना है। मैं यार अभी रेटिंग करके जाना। चलो 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 जल्दी बताओ। अरे सुनाओ तो प्रिंस जल्दी। क्लास छूट गई है, कोई बात नहीं, तो क्लास तो देख लेना, रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। गाइज एक थोड़ी सी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, अपने दोस्तों को जो है
प्लीज, है ना, अब प्लीज अपने दोस्तों को बता सकते हो, थैंक यू सो मच साहिल, कि भाई अगर किसी कोई बैच लेता है तो कोड प्लीज तुम लगवा सकते हो Y698, है ना, जो अपनी हर पीपीटी पे भी लिखा हुआ होता है, इस पे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ाऊंगी भूमिका, आने वाली है केमिस्ट्री तो पढ़ा दूंगी मैं, है ना। चलो अब मैं रख रही हूँ, बाय।